नमस्कार दोस्तों, ऐसे स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, हम जैसा कि आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी के अनुसार 10th क्लास तक की जितनी भी सभी सब्जेक्टों के हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। आपकी सुविधा के लिए आपको किसी प्रकार का कोई शंका नहीं हो, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो, इसलिए आज हम एक बार फिर से संस्कृत सब्जेक्ट के टॉपिकों को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है समास। क्या है? समास। तो मित्रों, समास के बारे में आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि समास क्या है, समास किसे कहते हैं, समास की पहचान क्या है, कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, लगभग आपने पढ़े होंगे पहले। ठीक है, तो हम समास की सबसे पहले अगर बात करें परिभाषा की, किसकी? परिभाषा की। तो समास की परिभाषा क्या है? समास किसे कहते हैं? कई व्यक्ति कहते हैं कि दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। कोई कहता है अधिक पदों का मेल एक ही शब्द में होता है, उसे समास कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो जो टॉपिक है हमारा समास का, मैं आशा करता हूं कि शायद है आपने इससे पहले इस हिसाब से, इस तरीके से, इतनी संक्षिप्त में और इतनी जल्दी किसी से भी पढ़े होंगे। मैं आशा करता हूं कि मैं जो करा रहा हूं शायद ही आपको इस क्षेत्र में, अपने नज़दीकी क्षेत्र में किसी टीचर द्वारा कराए गए होंगे। तो टॉपिक जो है हमारा समास का, इसकी अपन अगर परिभाषा की बात करें तो छोटी सी परिभाषा होती है संस्कृत में, वो है सम सनम इति समास। क्या है? सम सनम इति समास। अर्थात सम सनम यानी सम्मिलित रूप में किसी भी बात को कहना, यानी संक्षेप में किसी भी बात को कहना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। यानी कि अपन कहते हैं गागर में सागर को भरना। ठीक है, उसी प्रकार से यानी एक शब्द में बहुत ही बड़ी बात कह देना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक है, समास की अगर बात करें कि व्युत्पत्ति कैसे हुई, इसकी व्युत्पत्ति कई जगह पूछी जाती है, कई बार पूछी जाती है। समास शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, यानी समास शब्द कैसे बना, तो हम इसके लिए करते हैं सम उपसर्ग। क्या है? सम उपसर्ग। ठीक है, पूर्वक। पूर्वक का मतलब पहले, सम उपसर्ग कहाँ है? पहले सम उपसर्ग है। ठीक है, फिर आस धातु। क्या है? आस धातु। आस का अर्थ होता है रहना। ठीक है, सम का मतलब होता है समान या सुंदर या सुष्ठु, कोई भी अर्थ ले सकते हैं। ठीक है, और आस क्या है? धातु है, और प्रत्यय है हमारा घय। क्या है? घय प्रत्यय। इन तीनों के मिलने से, ठीक है, तीनों के योग से, योगे यानी योग में अपन समास शब्द बनता है हमारा समास। क्या बनता है? समास। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, समास शब्द की जो व्युत्पत्ति होती है, सम उपसर्ग है, आस धातु है, घय प्रत्यय है। इन तीनों के जोड़ने से, यानी सम उपसर्ग, आस धातु, घय प्रत्यय, इन तीनों के जोड़ने से जो शब्द बनता है वो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। अब बात आती है इसका अर्थ क्या है? समास शब्द का अर्थ क्या है? तो समास शब्द का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरणम। क्या है? संक्षिप्तीकरणम। समास शब्द का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरणम, अर्थात किसी भी बात को संक्षेप में कहना। किस में कहना? संक्षेप में कहना। संक्षिप्तीकरण का मतलब क्या है? संक्षेप में। तो ध्यान रखना है मित्रों, सम सनम इति समास, यह इसकी परिभाषा है संस्कृत में। अगर आपसे पूछेगा सम सनम इति क, तो उत्तर देना है आपको समास। ठीक है, समास शब्द क उपसर्ग। ठीक है, तो सम धातु, आस और प्रत्यय घय। ठीक है, समास बनता है जिसका अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरणम। ठीक है, इसके बाद में बात आती है समास शब्द के भेद। क्या है? समास शब्द के भेद। भेद कितने होते हैं? कई जगह इसके बारे में अलग अलग मत मिलते हैं, कई टीचरों के अलग अलग मत मिलते हैं, अलग अलग विचार होते हैं। कोई कहता है 4 हैं, कोई कहता है 5 हैं, कोई कहता है 6 हैं, कोई
और कुछ कम ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, 4, 5 और 6 इन 3 संख्याओं में तो समास के प्रति असमंजस बना रहता है। तो हम बात करें भेद, कई के समास के भेद या कह सकते हैं अपन प्रकार। अगर आपसे पूछे समास कितने प्रकार के होते हैं या समास के कितने भेद हैं, तो आपको ध्यान रखना है मित्रों, समास होते हैं समास पंचधा। क्या है? पंचधा संति। समास कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? तो 5 प्रकार के में आपका है पहला अव्ययी भाव समास। क्या है? अव्ययी भाव समास। ठीक है, इसके बाद में दूसरा है कौन सा? तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा है। इसके बाद में तीसरा है वो है आपका बहुब्रीहि समास। कौन सा? बहुब्रीहि समास। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा होगा। इसके बाद में पढ़ा है चौथे नंबर का द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। ये भी आपने अच्छी तरह से पढ़ा है, लेकिन ये वाला आपने शायद ही पढ़ा होगा। कौन सा? केवल समास। कौन सा? केवल समास। हालांकि 10th लेवल के स्तर में ये केवल समास नहीं आता है। ठीक है, लेकिन अब सर आपने वो द्विगु और कर्मधारय थे वो छोड़ दिए, तो छोड़े नहीं मित्रों। वो जो द्विगु और कर्मधारय हैं वो इस तत्पुरुष के भेद हैं। कौन है? कौन से? एक तो आता है आपका द्विगु और एक होता है कौन सा? कर्मधारय। कौन सा? कर्मधारय। ये दोनों कौन से समास के हैं? तत्पुरुष समास के उपभेद हैं। ठीक है, तो तत्पुरुष समास में ही पढ़ेंगे। अब देखो अपन पढ़ते हैं तो द्विगु समास की जब परिभाषा पढ़ते हैं तो संख्या पूर्व द्विगु पढ़ते हैं। संख्या पूर्व द्विगु का मतलब होता है जब तत्पुरुष समास के किसी उदाहरण में पहले संख्या आ जाती है तो वह द्विगु समास बन जाता है। अगर तत्पुरुष समास के किसी उदाहरण में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय पद आ जाते हैं तो वहीं पर क्या बन जाता है? कर्मधारय समास बन जाता है। इसलिए इन दोनों की अलग से कोई विशेषता नहीं है कि इसमें पूर्व पद प्रधान होता है या उत्तर पद प्रधान होता है। अगर बात करें अव्ययीभाव समास की, तो अव्ययीभाव समास में कौन से पद की प्रधानता होती है? पूर्व पद। ठीक है, प्रधान, पूर्व पद प्रधान। और तत्पुरुष समास में जो है हमारा उसमें होता है उत्तर पद प्रधान। ठीक है, बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान। कौन सा? अन्य पद प्रधान होता है। और द्वंद्व समास होता है उभय पद प्रधान। कौन सा? उभय पद प्रधान होता है, यानी कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। और केवल समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अर्थात अपना ना तो इसमें तीसरा, न दूसरा, न पहला। ठीक है, तो ये विशेष तौर पर इनमें से आपसे पूछा जाता है कि पूर्व पद प्रधान समासक तो अव्ययीभाव, उत्तर पद प्रधान समासक तत्पुरुष। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि द्विगु समास में कौन से पद की प्रधानता होती है तो भी आपको क्या बताना है? उत्तर पद प्रधान बताना है। क्यों? क्योंकि द्विगु समास कौन से समास का भेद है? तत्पुरुष समास का। कर्मधारय समास में कौन से पद की प्रधानता होती है? उत्तर पद की। क्यों? क्योंकि ये तत्पुरुष समास का ही भेद है। बहुब्रीहि समास में ना तो पूर्व पद की प्रधानता होती है न उत्तर पद की होती है, अर्थात अन्य पद की प्रधानता होती है, तीसरे पद की। और द्वंद्व समास में उभय पद, यानी कि दोनों ही पद प्रधान होते हैं। तो ये तो रही सामान्य सी बात किसकी? समास की पहचान के बारे में। ठीक है, कौन से पद प्रधान होते हैं। तो इतने प्रकार के समास हमको विस्तार से पढ़नी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कौन सा? सबसे पहले अव्ययीभाव समास। ठीक है, तो प्रकार आपको ध्यान रहेंगे मित्रों, कितने समास के प्रकार होते हैं? 5। कौन कौन से? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष के बाद में बहुब्रीहि और द्वंद्व। ठीक है, और इसके बाद में जो लास्ट है आपका वो है केवल समास, अर्थात तो उसमें किसी प्रकार का कोई समास नहीं होता है, वो आ जाता है किसमें? केवल समास में। ठीक है, तो हमें ये प्रकार ध्यान रखनी है। अगर संख्या पूछे कि समास कतिधा सन्ति तो आपको बताना है पंचधा सन्ति। ठीक है, अब सबसे पहला जो समास है वो है हमारा कौन सा? अव्ययीभाव। कौन सा? अव्ययीभाव समास। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है सबसे पहले। कौन सा? अव्ययीभाव समास। अब इसमें आपको मित्रों कुछ लाइनें लिखनी है, इसकी पहचान के तौर पर लिखनी है। पहली बात तो लिखना है पूर्व पद
प्रधानो अयम समास। क्या है? पूर्व पद प्रधानो अयम समास, अर्थात इस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है। ये हिंदी में आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हिंदी में आपसे पूछता नहीं है और ना ही मैं लिखाऊंगा हिंदी में आपके लिए। जो पूछा जाता है, जिस तरह पूछा जाता है, संक्षिप्त में आपको याद हो सके, केवल उतना ही लिखना है आपको। पूर्व पद प्रधानो अयम समास, इसका हिंदी अर्थ आप जान चुके होंगे कि पूर्व पद की प्रधानता होती है इस समास में, या फिर अपन कह सकते हैं यह समास पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, अब इसकी बात करें अपन पहचान की। किसकी पहचान? किसकी? अव्ययीभाव समास को पहचाने की कैसे, इसके उदाहरणों को। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है पहचान में पूर्व पद क्या होता है? अव्यय, अव्यय, ठीक है, अथवा उपसर्ग। क्या होगा? पूर्व पद अव्यय अथवा उपसर्ग होगा। अब मित्रों एक चीज इससे पहले आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, कौन कौन सी समास में ज्यादातर जो प्रयुक्त होते हैं वो होता है पूर्व पद। ठीक है, एक होता है उत्तर पद। क्या है? उत्तर पद। एक होता है समस्त पद। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में ध्यान रखना है। पूर्व पद का मतलब अपन कह सकते हैं प्रथम पद। ठीक है, उत्तर पद के बारे में अपन कह सकते हैं द्वितीय पद। ठीक है, और समस्त का मतलब होता है आप जो पूर्व और उत्तर दोनों मिलकर के क्या कहलाता है? समस्त पद। तो ज़्यादातर अपन पढ़ेंगे पूर्व पद और उत्तर पद ही प्रयोग करेंगे संस्कृत में। पहला पद और दूसरा पद नहीं बोलेंगे, ना ही प्रथम पद और द्वितीय पद बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको तीनों ध्यान रखनी है विशेष तौर पर। जो पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर के जो एक पद बनाते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? समस्त पद। क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। अब बात आती है इसकी पहचान की ओर बताएं तो पूर्व पद अव्यय अथवा उपसर्ग होता है। ठीक है, उत्तर पद संज्ञा या सर्वनाम। क्या होगा? संज्ञा या सर्वनाम होगा। ठीक है, समस्त पद कैसा होगा? नपुंसक लिंग। कौन सा? नपुंसक लिंग, एक वचनांत। कैसा होगा? नपुंसक लिंग एक वचनांत होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कौन से में? अव्ययीभाव समास की पहचान करने के लिए। किससे के ये शब्द या समस्त पद कौन से समास का है, तो समास का नाम पहचान करने के लिए हमें क्या करना है? पूर्व पद देखना है। पूर्व पद में क्या होगा? अव्यय या उपसर्ग। ठीक है, और उत्तर पद में क्या होगा? संज्ञा या सर्वनाम। या संज्ञा किसे कहते हैं ये पता ही है आपको, सर्वनाम किसे कहते हैं ये भी पता है। ठीक है, इसी प्रकार से समस्त पद जो होगा वो नपुंसक लिंग एक वचनांत होता है। कैसा होता है? नपुंसक लिंग एक वचनांत। ये तीन चीज़ आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है पहचान करने के लिए। कौन सी समास की? अव्ययीभाव समास की। ठीक है, अब यहाँ पर पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग, आपको पता है कि उपसर्ग सभी जितने भी उपसर्ग हैं वो सब उन सब को अपन क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम इसके पहचान के बाद में जो विग्रह करना है, विग्रह किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया कि पहचान किस प्रकार करनी है। ठीक है, और इसमें कौन से पद की प्रधानता होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि पूर्व पद की प्रधानता होगी और तथा पूर्व पद क्या होगा? अव्यय अथवा उपसर्ग होगा। उत्तर पद क्या होगा? संज्ञा या सर्वनाम। और समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचनांत होता है। ये चीज़ आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। अब बात करनी है अपन को कि विग्रह किस प्रकार करना है। क्या करना है? विग्रह। ठीक है, समास का विग्रह होना अति आवश्यक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें सबसे पहले कि सबसे पहले समस्त पद का अर्थ निकालेंगे। समस्त पद का अर्थ जानना है, बस इतना ध्यान रखना है। समस्त पद का अर्थ जानना है अपन को कि समस्त पद का अर्थ क्या निकलता है। ठीक है, अब दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि अर्थानुसार, काय के अनुसार? अर्थ के अनुसार। उत्तर पद में, किसमें? उत्तर पद में क्या करना है? विभक्ति का प्रयोग करना है। विभक्ति का प्रयोग करना है। किसमें? उत्तर पद में। ठीक है, और विभक्ति का प्रयोग करने के बाद में क्या करना है? ठीक है, विभक्ति
का प्रयोग करने के बाद ये चीज़ आप ध्यान रखना है, उसे पूर्व में लिखना है। क्या करना है? पूर्व में लिखना है। यानी कि जिस पद में, यानी उत्तर पद में अपन विभक्ति का प्रयोग करें, किसी भी विभक्ति का, उसके अर्थ के अनुसार, ठीक है, उसको अपन कहाँ लिखेंगे? पूर्व में लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद में जो पूर्व पद है, क्या है? पूर्व पद या अव्यय जो था, उसको, पूर्व पद या अव्यय को उसी के अर्थानुसार, किसके अनुसार? उसी के अर्थानुसार जो उसका अर्थ निकलता है अव्यय का या उपसर्ग का, अर्थानुसार अंत में लिखते हैं। क्या करते हैं? अंत में लिखते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं? अंत में इति विग्रह, अंत में इति विग्रह शब्द का प्रयोग करते हैं, शब्द लिखते हैं। बस ये चीज़ छोटी सी हैं जो आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? कि सबसे पहले हमको देखना है कि समस्त पद का अर्थ क्या है, उसके बाद अर्थ के अनुसार जो अर्थ निकाला है हमने, उसके अनुसार उत्तर पद में हम विभक्ति का प्रयोग करेंगे और विभक्ति का प्रयोग करके उसको पहले ले आएंगे। जैसे यहाँ पर अपन एक उदाहरण लेते हैं, कौन सा? उपगंगम। क्या है? उपगंगम। इस उदाहरण में अब देखो, पूर्व पद क्या है? उप। ठीक है, दूसरा पद क्या है? गंगा। ठीक है, गंगा नाम है, पूर्व पद क्या है? उप। अब म जो लगा हुआ है, इसका मतलब है ये समस्त पद जो है वो कौन से लिंग में है? नपुंसक लिंग में। हमने पहचान बताई थी, समस्त पद कौन से लिंग में आएगा? नपुंसक लिंग में आएगा, तो नपुंसक लिंग में है। अब उप का अर्थ क्या होता है? समीप। क्या होता है? समीप। ठीक है, काय के? गंगा के। तो हम लिख सकते हैं गंगा के समीप। ठीक है, अब गंगा के, काकी के अर्थ में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं अपन? षष्ठी विभक्ति का। तो क्या हो जाएगा? गंगा या समीपम, गंगा या समीपम। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि गंगा के समीप जो हमने इसका अर्थ निकाला है उपगंगम, उप का अर्थ होता है समीप, काय के? गंगा के। तो गंगा के समीप जो अर्थ हमने अर्थ निकाला, उसी की संस्कृत बना दिया है, वो क्या हो जाता है? इसका विग्रह हो जाता है, गंगाया समीपम। ठीक है, अभी और कई उदाहरण आएंगे इसके जो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो आप केवल इतनी बात समझनी है विग्रह करने की कि हमको विग्रह किस प्रकार करना है। ठीक है, अब इसमें कुछ शब्द विशेष हैं जिनमें अपन, जिन शब्दों के साथ में अपन को विग्रह करना है और विभक्ति का प्रयोग करना है, तो ये चीज़ आपको और ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो हमने ध्यान रखना है कि समास की पहचान कैसे करनी है शब्द की, कि ये कौन से समास का है। ठीक है, इसके बाद में विग्रह करने के लिए हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें समस्त पद का अर्थ जानना है, अर्थ जानने के बाद में उसमें विभक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक पॉइंट डालेंगे छोटा सा कि समीपम क्या है? समीपम अर्थ में, समीपम अर्थ में हमारा अव्यय लगता है उप अव्यय। ठीक है, तथा उत्तर पद में कौन से? उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति, उत्तर पद में कौन सी? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ये बस ध्यान रखना है कि समीपम अर्थ में, कौन सी अर्थ में? समीपम अर्थ में कौन सा अव्यय लगेगा? उप अव्यय। समीपम अर्थ में कौन सा अव्यय लगाएंगे अपन? उप अव्यय। अगर उप अव्यय पहले आ जाता है तो उसके स्थान पर हमको क्या लिखना है? समीपम। क्या लिखना है? समीपम। जैसे उपराजम। क्या है? उपराजम। उप माने समीप, काय के? राजा के, राजा के समीप। अब षष्ठी विभक्ति का प्रयोग अपने आप ही हो गया इसमें, काकी के अर्थ में, है ना? तो राजा शब्द की अपन को षष्ठी विभक्ति बनानी है। क्या बनता है राजा शब्द की षष्ठी विभक्ति? राज्ञ। ठीक है, उप का अर्थ क्या है? समीपम, तो लिख दो समीपम। ठीक है, और क्या लिखना है लास्ट में? इति विग्रह। बस इतना करके आना है आपको। उपराजम इसी प्रकार से, उप गंगम अपने लिखा था अभी,
उपगंगम, गंगाया, गंगाया रमा की तरह गंगा के रूप बनेंगे, रमाया, गंगाया, है ना, समीपम। ठीक है, ये तो आपको लिखना ही है इति विग्रह। ठीक है, इसी प्रकार से उपग्रामम, क्या है, उपग्रामम, गांव के पास या समीप, तो ग्रामस्य, क्या, ग्रामस्य समीपम, ग्रामस्य समीपम। ठीक है, इसी प्रकार से उप समिधम, उप समिधम, तो क्या बनेगा, समिध समीपम, समिध समीपम। तो बस इतना ध्यान रखना है कि उप अव्यय अगर पूर्व पद में आ जाता है तो हमें उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके उसे पहले लिख देना है, और जो उप का अर्थ है समीपम उसको बाद में लिख देना है, और ये हो जाता है हमारा विग्रह। इसी प्रकार से अगला जो नियम है, अगला जो अव्यय है वो आता है आपका कौन सा, अनु। कौन सा, अनु, यानी कि दूसरा जो पॉइंट है आपको ध्यान रखना है कि पश्चात, क्या है, पश्चात अथवा योग्यम, पश्चात अथवा योग्यम, इन दोनों अर्थों में एक अव्यय लगता है जिसे कहते हैं अनु। क्या है, अनु अव्यय। ठीक है, बात बाकी की वही है, षष्ठी विभक्ति लगानी है हमें, किसमें, उत्तर पद में। अनु अव्यय का अर्थ निकलता है पश्चात अथवा योग्य, या तो पश्चात निकलेगा या योग्य निकलेगा। तो हमको विग्रह करते समय उत्तर पद में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है, और पूर्व पद जो है अव्यय उसको हमको उसी के अर्थ के अनुसार, यानी कि या तो लिखेंगे पश्चात या लिखेंगे योग्य। ठीक है, जैसे अनुरथम, क्या है, अनुरथम, क्या आएगा इसका, रथ के पश्चात। अब देखो रथ के योग्य तो नहीं हो सकता कोई, है ना, तो रथ के पश्चात ही होगा, तो रथस्य, रथस्य पश्चात, क्या बनेगा, रथस्य पश्चात। ठीक है, इति विग्रह, रथस्य पश्चात इति विग्रह। इसी प्रकार से अनुरामम, अनुरामम, तो रामस्य पश्चात। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, अनुरूपम। अब रूपम, ये विशेष तौर पर उदाहरण ध्यान रखना है, ज़्यादातर ये उदाहरण आता है आपके लिए अनुरूपम। ठीक है, रूप के पश्चात नहीं होता है, रूप का मतलब आकृति, आकृति के योग्य हो सकता है कोई भी व्यक्ति। ठीक है, तो रूपस्य योग्यम, क्या करना है, रूपस्य योग्यम। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे अनुगुणम, क्या है, अनुगुणम। अब गुणों के पीछे नहीं होता है, गुणों के भी क्या होगा, योग्य होगा, या तो एक गुण हो सकता है या अनेक गुण हो सकते हैं। तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है हमें, चाहे एक वचन कर दो या बहुवचन कर दो, तो क्या बन जाएगा, गुणस्य। ठीक है, या गुणानाम, ठीक है, और योग्यम, गुणानाम योग्यम। ठीक है, इति विग्रह। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि अनु अव्यय का प्रयोग जो है वो पश्चात अथवा योग्य अर्थ में ही होता है। पश्चात अर्थ में पीछे या बाद में, पश्चात का मतलब पीछे या बाद में, जैसे रथ के पीछे, रथस्य पश्चात, रामस्य पश्चात। ठीक है, और रूप के पीछे नहीं होता है कोई, रूप के योग्य होता है, तुलना की जाती है। इसी प्रकार से गुणों की भी तुलना की जाती है, तो गुणानाम या गुणस्य, चाहे एक गुण की तुलना करें या अनेक गुणों की करें तो एक वचन लगा दें या बहुवचन। ठीक है, किसी भी प्रकार वचन का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन संख्या के अनुसार। तो ये होता है कौन सा, अनु अव्यय का प्रयोग, किसमें, पश्चात अर्थ में। ठीक है, इसके बाद में जो है वो है आपका षष्ठी विभक्ति के रूप में ही अगर अपन प्रयोग करके देखें तो आता है निरअव्यय। कौन सा, निरअव्यय। कौन से अर्थ में होता है ये आपको पता ही है, कौन सा, अभाव अर्थ में। किसमें, अभाव अर्थ में। कौन सा, निरअव्यय। ठीक है, अभाव अर्थ में निरअव्यय कह दो या उपसर्ग कह दो। ठीक है, सभी उपसर्ग क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं।
विभक्ति वही लगानी है हमें, कौन सी, षष्ठी। कौन से पद में, उत्तर पद में, ठीक है। तो निर का अव्यय जैसे निर्मक्षिकम, क्या है, निर्मक्षिकम, ठीक है। अब यहाँ पर उपसर्ग कौन सा है, निर है। अब मक्षिका का मतलब होता है मक्खियाँ, ठीक है, मक्खियों का अभाव। अभाव का मतलब है यहाँ पर कमी, ठीक है। तो मक्खियाँ एक दो तो नहीं है, बहुत सारी हैं, तो बहुवचन लगाएंगे अपन, मक्षिकाणाम, मक्षिकाणाम अभाव, ठीक है, इति विग्रह, मक्षिकाणाम अभाव इति विग्रह। इसी प्रकार से निर्जनम, क्या है, निर्जनम। अब यहाँ पर जन का मतलब क्या है, लोग, व्यक्ति। तो यहाँ पर या तो एक के लिए कह दो, आप कर सकते हैं जनस्य, ठीक है, या कर सकते हैं जनानाम, ठीक है, और अभाव, जनस्य कर दो या जनानाम कर दो, ठीक है, वचन के अनुसार। लेकिन यहाँ पर केवल एक ही शब्द आएगा, या तो जनस्य अभाव आएगा या जनानाम अभाव आएगा। तो आपको क्या करना है, निर्जनम, ठीक है। इसी प्रकार से अगर शब्द आ जाए निर्धनम, निर्धनम, तो आप धनानाम अभाव नहीं करेंगे, केवल और केवल क्या करना है आपको, धनस्य अभाव। क्यों करना है, क्योंकि धन कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार कितने भी हों, लेकिन सभी को मिला करके क्या कहते हैं, अपना धन कहते हैं। जैसे हमारे पास मान के चलो गौ रूपी धन हो, ठीक है, गौ रूपी धन, तो गाय एक तो नहीं होगी, हजारों गाय हो सकती हैं, सैकड़ों हो सकती हैं, ठीक है, सबको मिला करके धन एक ही होता है। इसी प्रकार से आता है निर्जलम, क्या है, निर्जलम, निर्जलम, जलस्य अभाव या जलानाम अभाव, क्या लिख सकेंगे यहाँ पर, है, निर्जलम, जल की कमी। अब देखो जल कितने प्रकार का होता है, हाँ, जल कितने प्रकार का होता है। अपना जल को लेकर के रख सकते हैं किसी भी स्थिति में, लेकिन जल हमेशा एक ही होता है। तो जलस्य अभाव, क्या है, जलस्य अभाव। यहाँ पर अपन जलानाम अभाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जल एक ही होता है, चाहे वो कुआं में हो, समुद्र में हो, नदी में हो, मटका में हो, गिलास में हो, ठीक है, जल एक ही रहता है। इसलिए यहाँ पर आप कभी भी जलानाम अभाव या धनानाम अभाव नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा होता है कौन से, निर अव्यय का प्रयोग। अगर निर उपसर्ग आ जाता है पहले, तो भी हमको षष्ठी विभक्ति लगानी है उत्तर पद में, और निर के स्थान पर क्या लिखना है, अभाव। अभाव का मतलब होता है कमी, ठीक है। इसके बाद में जो इसका अगला पद है वो है आपका मतलब अनतिक्रम्य, क्या है, अनतिक्रम्य। अनतिक्रम्य का मतलब होता है के अनुसार। अनतिक्रम्य अर्थ में आता है आपका यथा, कौन सा, यथा अव्यय, कौन सा अव्यय, यथा अव्यय। और विभक्ति लगाते हैं, कौन सी विभक्ति ध्यान रखनी है मित्रों आपको, द्वितीय। कौन सी, द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, कहाँ, उत्तर पद में। कौन से अर्थ में, अगर यथा अव्यय आ जाता है तो यथा का अर्थ, यथा का अर्थ लिखते हैं अपन अनतिक्रम्य। अनतिक्रम्य क्या अर्थ होता है, के अनुसार, क्या होता है, के अनुसार, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है इसका। अगर यथा अव्यय आ जाता है तो उसके स्थान पर हमको अनतिक्रम्य अर्थ लिखना है, क्या लिखना है, अनतिक्रम्य लिखना है, जिसका अर्थ होता है के अनुसार, कै के अनुसार, ठीक है। वो जो भी संज्ञा पद होगा, जैसे यथा शक्ति, क्या है, यथा शक्ति। अब शक्ति के अनुसार, यथा शक्ति क्या है, यथा शक्ति। अब यथा का अर्थ होता है अनतिक्रम्य। अनतिक्रम्य का अर्थ क्या है, के अनुसार, ठीक है, काय के अनुसार, शक्ति के, ठीक है। विभक्ति कौन सी लगानी है अपन को, द्वितीय। तो शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्तिम अनतिक्रम्य, ठीक है, इति विग्रह, शक्तिम अनतिक्रम्य इति विग्रह। यथि इसी प्रकार से यथा बलम, यथा बलम, बल के अनुसार। यथा बलम का अर्थ क्या होता है, बल के अनुसार। तो बलम अनतिक्रम्य, बलम अनतिक्रम्य इति विग्रह, ठीक है। यथा, यथेच्छम, क्या है, यथेच्छम,
यथेच्छम का मतलब क्या है, इच्छा के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर संधि कर दिया हमने, गुण संधि, तो इच्छाम क्या है, इच्छाम अनतिक्रम्य, इच्छाम अनतिक्रम्य। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, यथा शब्द का या अव्यय का प्रयोग होता है वो होता है अनतिक्रम्य अर्थ में। अनतिक्रम्य का अर्थ होता है के अनुसार। ठीक है, तो ये भी मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपकी में अच्छी तरह से कि अगर किसी भी शब्द में पूर्व पद यथा हो, ठीक है, तो उसके स्थान पर अपन क्या लिखेंगे, अनतिक्रम्य लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद में जो शब्द हैं इसके और नियम हैं किसके, अव्ययभाव समास के, वो हैं जैसे प्रत्येक अर्थ में, किसमें, प्रत्येकम। ठीक है, या बार बार अर्थ में अपन लगाते हैं प्रति। कौन सा लगाते हैं, प्रति। ठीक है, और विभक्ति का प्रयोग करते हैं हम कौन सा, प्रथमा करते हैं। कौन सा, प्रथमा। ठीक है, जैसे प्रत्येकम, क्या है, प्रत्येकम, तो यहाँ पर क्या है, एकम। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि बार बार का मतलब होता है प्रति के बाद में जो संज्ञा पद है। ठीक है, आप इसमें ध्यान रख लेंगे, संज्ञा पद को 2 बार लिखते हैं। क्या लिखना है, 2 बार लिखते हैं, बस इतना ध्यान रख लेना आप, किसमें, प्रति अव्यय के कारण। अब यहाँ पर जैसे एक, तो एकम, ठीक है, क्या है, एकम और एकम प्रति। ये प्रति जो है वो न्यों का त्यों रहता है, इसमें हमको किसी प्रकार का बदलाव नहीं करना है, क्योंकि प्रति का अर्थ भी क्या निकलता है, प्रत्येक निकलता है। यानी किसी भी शब्द को बार बार कहना, प्रत्येकम, अपन कहते हैं ना प्रत्येक व्यक्ति। ठीक है, तो एकम एकम प्रति इति विग्रह। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से प्रत्यहम या प्रतिदिनम, ऐसे आप सीधा सीधा उदाहरण देते हैं, प्रतिदिनम। ठीक है, तो हमको क्या लिखना है, जो उत्तर पद है कौन सा, दिन। ठीक है, तो दिनम 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 प्रति। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है, दिनम दिनम प्रति। या प्रति छात्रम ठीक है, तो छात्रम प्रति। ये इस प्रकार से सीधा सा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्रति अव्यय के योग में। इसके बाद में जो मूल रूप से जो उदाहरण आते हैं आपके किसमें, अव्ययभाव समास में, वो लगभग यहाँ से आते हैं। ठीक है, उपसर्ग के, अनु के, ठीक है, निर के, ठीक है, और प्रति के। इसके अलावा यथा के ज़्यादातर यही उदाहरण आते हैं। बाकी का अगर कोई आता है तो आता है स के योग में, किसमें, सादृश्य अर्थ में, सादृश्य। ठीक है, या फिर सह, सादृश्य अथवा सह अर्थ में आता है आपका केवल स। कौन सा, स। और इसमें विभक्ति करते हैं अपन कौन सी, तृतीया। कौन सी, तृतीया। ठीक है, तो जैसे अगर शब्द आ जाता है सखी, क्या है, सखी। ठीक है, अब वो स का मतलब साथ, तो सखी शब्द की तृतीय विभक्ति लिखनी है अपन को, क्या बनेगा, सख्या सह। क्या है, सख्या सह। या फिर सह के स्थान पर अपन सहित लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सहित। ठीक है, इति विग्रह, सहित इति विग्रह। ठीक है, इसी प्रकार से सपुत्र, क्या है, सपुत्र या पुत्रम, तो पुत्र के साथ, तो पुत्रेण, क्या है, पुत्रेण सह।
या वैसे भी आप कारकों में पढ़ते हैं तो सह, साकम, समम, सार्धम उसी का उदाहरण है, तो उसमें तृतीय विभक्ति आती है। ठीक है, तो सादृश्य या सह अर्थ में स अव्यय आता है अव्ययीभाव समास में। ठीक है, इसके बाद में एक छोटा सा शब्द और है जो आपको ध्यान रखना है, वो है आपका जो बाई चांस उदाहरण आ जाते हैं उसके किसमें, अत्यय अर्थ में। किसमें, अत्यय अर्थ में, तो आपको ध्यान रखना है अत्यय, क्या है, अत्यय। ठीक है, या अपन इसके अलावा जो शब्द है संप्रति न युज्यते, क्या है, संप्रति न युज्यते, अथवा अत्यय अर्थ में एक अव्यय आता है जिसको कहते हैं अति अव्यय। ठीक है, विभक्ति लिखते हैं अपन कौन सी, षष्ठी। ठीक है, क्या लिखते हैं, षष्ठी विभक्ति, जैसे अति हिमम, क्या है, अति हिमम। अति का मतलब होता है अधिकता, अत्यय का मतलब होता है अधिकता, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अति हिमम, हिम का मतलब है बर्फ, हिम का मतलब क्या है, बर्फ, बर्फ की अधिकता। ठीक है, अति का मतलब कहते हैं ना, अति है कि कोई चीज़ की वर्षा अति हो गई। ठीक है, अतिवृष्टि है, अति हिम। ठीक है, तो इस प्रकार से हिम कि हिम शब्द में हमको कौन सी विभक्ति लगानी है, षष्ठी। हिम शब्द के रूप किसके समान बनेंगे, कौन से लिंग में बनेंगे, हिम शब्द कौन से लिंग का है, बर्फ। बर्फ को अपन वैसे तो कहते हैं कि बर्फ खा ली। ठीक है, तो बर्फ जम गई तो स्त्रीलिंग में बोलते हैं, लेकिन ये मूल शब्द कौन सा है, नपुंसक लिंग है, तो हिमस्य, क्या बनेगा, हिमस्य अत्यय, क्या बनेगा, हिमस्य अत्यय इति विग्रह। ठीक है, इसी प्रकार से संप्रति न युज्यते, यानी अपन कभी बोलते हैं कि इस समय ऐसा उचित नहीं है, तो जैसे अति निद्रम, क्या है, अति निद्रम। तो हमको ध्यान रखना है निद्रा संप्रति न युज्यते, यानी सोना इस समय उचित नहीं है इति विग्रह। ये ठीक है, इसी प्रकार से अति शीतम, ठीक है, शीतस्य अत्यय, शीतस्य अत्यय। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ये आपका अव्ययीभाव समास होता है कंप्लीट, क्योंकि ये मेरी गारंटी है आपसे कि आपके पेपर में इन उदाहरणों के अलावा भी कोई उदाहरण बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछ सकता है अव्ययीभाव समास से संबंधित। जो भी अगर अव्ययीभाव समास का कोई उदाहरण आता है तो निश्चित रूप से 101% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इन उदाहरणों के अलावा कोई उदाहरण नहीं होगा। ठीक है मित्रों, तो आज हमारा जो अव्ययीभाव समास है, अव्ययीभाव समास के जितने भी भेद हैं, प्रकार हैं, पहचान हैं, वो आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी सेंटर को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं। धन्यवाद।